हेलो दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास की इस क्रैश कोर्स सीरीज में मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सीरीज का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम मुगल काल को कंप्लीट करेंगे और इससे पहले सीरीज के 3 लेक्चर और आ चुके हैं, जिसमें कि हमने मध्यकालीन भारत का प्रारंभ, सल्तनत काल और भक्ति सूफी आंदोलन, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य को कवर कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको भी चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर लें। प्लेलिस्ट का नाम है ROARO मिडाइवल हिस्ट्री क्रैश कोर्स। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो का PDF पाने के लिए तो आप UPPCS 1 के द्वारा चलाए जा रहे ROARO के टेस्ट सीरीज बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी और इसी के साथ GS के हर सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट की PDF बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9415950206। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मुगल काल। देखिए, भारत में मुगल काल की शुरुआत की थी बाबर ने। ठीक है, तो पहला शासक जो मुगल शासक था वो बाबर था। और ये जो मुगल शब्द आया है, ये मुगल शब्द का नाम आया है मंगोल नेता चंगेज खान के दूसरे पुत्र के नाम पर। ठीक है, और मुगल जो थे वो मूल रूप से तुर्क थे। ये तुर्कों की चगताई शाखा से रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मुगल मूल रूप से तुर्क थे और मुगल नाम आया है मंगोल नेता चंगेज खान के दूसरे पुत्र के नाम से। और भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक था बाबर। बाबर का असली नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद और बाबर के पिता तैमूर वंश के थे और माता मंगोल वंश की थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पिता तैमूर के वंशज थे और माता मंगोल की वंशज थी। बाबर अपने पिता की मृत्यु के 11 वर्ष की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। और ये किस गद्दी पर बैठा था? फरगना की गद्दी पर 1494 ईस्वी में बैठा था। और 1501 ईस्वी में बाबर ने समरकंद और 1504 ईस्वी में काबुल पर विजय प्राप्त कर ली थी। और 1507 ईस्वी में बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि इनिशियली जो बाबर शासक बना था वो बना था फरगना में। ठीक है, फरगना में और उसके बाद समरकंद और काबुल के एरिया में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे बाबर अपना राज्य एक्सपैंड करने लगा, अपने राज्य का विस्तार करने लगा, वैसे वैसे इसके जो ओपोनेंट्स थे, जो क्या बोलते प्रतिरोधी थे, उन्होंने बाबर को हराना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बाबर के आक्रमण के कारण भारत में जब बाबर ने आक्रमण किया तो मध्य एशिया में उज्बेकों से बार बार बाबर पराजित हुआ और उस्मानी वंश के भय का यह प्रतिफल था। ठीक है, और बाबर ने धन की लालसा के कारण भारत पर आक्रमण किया था, क्योंकि वो राज्य विस्तार करना चाहता था, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और इसलिए उसे धन की आवश्यकता थी। ठीक है, इसलिए धन की चाह में उसने बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन बाद में जैसा कि लोधी वंश के बाद भारत में कोई शक्तिशाली राजा नहीं बचा था, तो बाद में बाबर ने फिर यहीं पर अपनी जड़ें जमा ली। ठीक है, भारत में ही जड़ें जमा ली, जबकि इनिशियली जो उसका उद्देश्य था वो सिर्फ लूट कर भारत से धन लूट कर ले जाना ही उद्देश्य रहा था। ठीक है, और बाबर का पहला आक्रमण था यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। ठीक है, बाबर भारत पर 1518 से 19 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था और बजौर और भेरा पर अधिकार किया था। ठीक है, और जब इसने बजौर और भेरा पर अधिकार कर लिया तो उस समय भारत में लोधी वंश का शासन था। तो उसके बाद 1524 ईस्वी में लोधी वंश की तरफ से पंजाब का गवर्नर था दौलत खान। इसने बाबर को आमंत्रित किया था कि
आओ और भारत पर आक्रमण करो। और दौलत खां के साथी राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध इन दोनों ने बाबर को बुलाया था आक्रमण के लिए। और इसका वर्णन किया है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में। ठीक है, बाबरनामा में बाबर ने कहा है कि उसने बाजौर और भेरा के किले पर अधिकार के लिए गोला बारूद और तोपों का प्रयोग किया था। तो भारत में युद्ध के लिए पहली बार ऐसा माना जाता है कि जो लार्ज स्केल पर तोप, गोला और बारूद का प्रयोग किया गया था वो बाबर के द्वारा किया गया था, लेकिन बाबर पहला नहीं था। ठीक है, तोप का प्रयोग करने वाला बाबर पहला शासक नहीं था। इससे पहले भी बहमनी साम्राज्य के द्वारा गोला बारूद और तोपों का प्रयोग किया जा चुका था। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेसिस का क्वेश्चन आता है कि पहली बार भारत पर मुगलों ने तोप, गोला बारूद का प्रयोग किया, तो ये स्टेटमेंट गलत होता है। मुगलों ने नहीं किया, इससे पहले भी भारत में था, लेकिन इतने बड़े स्केल पर नहीं होता था प्रयोग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। और बाबर ने इस युद्ध में जिस युद्ध पद्धति का उपयोग किया था उसे कहा जाता है तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग। और इस पद्धति को बाबर ने उज्बेकों से अपनाया था। ठीक है, तो उज्बेकों से बाबर पराजित हुआ था इसी युद्ध पद्धति के कारण, और फिर इसी युद्ध पद्धति का प्रयोग बाबर ने भारत में आकर किया लोदी के विरुद्ध। ठीक है, तो उज्बेकों से ग्रहण किया था, और इसमें तोपों के लिए उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये दोनों ही याद रखिएगा, तुगलमा युद्ध पद्धति और उस्मानी पद्धति। और पानीपत के युद्ध के समय बाबर के तोप खाने का नेतृत्व किया था उस्ताद अली और मुस्तफा खान ने। ठीक है, तो दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से शुरुआत की भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की। इसके बाद फिर बाबर ने और भी युद्ध किए। तो सेकेंड युद्ध बाबर का होता है खानवा का युद्ध, जो कि मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया। और खानवा का युद्ध चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। वही राणा सांगा जिन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो राणा सांगा यह चाहता था कि इब्राहिम लोदी रास्ते से हट जाए और उसके बाद जो भारत की बागडोर है, दिल्ली की बागडोर है, वो राणा सांगा के हाथ में आ जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जब बाबर ने एक्सपैंड करना शुरू करा तो फिर राणा सांगा और बाबर के बीच में भी युद्ध होता है, और इसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चित्तौड़ के राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध। और बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में इसका भी वर्णन किया गया है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध में बाबर ने। और इस युद्ध में बाबर ने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, और मुसलमानों के तमगा कर को समाप्त कर दिया था। तो ये याद रखिएगा, तमगा कर को समाप्त कर दिया था खानवा के युद्ध के बाद में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा खानवा का युद्ध। नेक्स्ट आता है चंदेरी का युद्ध। खानवा के युद्ध के बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया, और इसमें मेदिनी राय की पराजय हो गई। नेक्स्ट आता है घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया, और यह बाबर और महमूद लोदी के मध्य में लड़ा गया, और महमूद लोदी इसमें पराजित हो गया। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट युद्ध है जो कि बाबर ने इनिशियली लड़े थे। पहला पानीपत का, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का, और उसके बाद घाघरा का। ठीक है, तो पानी, खाना, चंदा और घर, इससे याद रख लीजिएगा। ठीक है,
ट्रिक है इसकी, पानी, खाना, चंदा और घर। नेक्स्ट है कि ये जो युद्ध है और इनका वर्णन है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत है बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा को तुजुके बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। और बाबरनामा क्या है? बाबर की आत्मकथा है। और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट प्रमुख कार्य देख लेते हैं बाबर के। तो बाबर ने एक नए छंद मुबैयान का सृजन किया था और आगरा से बाग लगवाया था जिसे आराम बाग कहा जाता है। ठीक है, आगरा में आराम बाग की स्थापना, और एक चांदी का सिक्का चलाया था जिसे शाहरुख कहा गया था। तो शाहरुख नामक चांदी का सिक्का बाबर ने चलाया था। नेक्स्ट खते बाबरी नाम से एक शैली का प्रारंभ किया था और गजे बाबरी नामक सड़कों की माप इकाई का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो सड़कों की माप की इकाई गजे बाबरी। नेक्स्ट बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं 2 चरणों में शासक रहा भारत का। पहले 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी में। इसके बाद हुमायूं भारत से चला गया पराजित होने के बाद, और दोबारा से ये भारत आया और इसने 1555 से 56 ईस्वी के मध्य भारत पर शासन किया। तो हुमायूं के बारे में देख लेते हैं हम। तो बाबर के 4 पुत्र थे। ठीक है, हुमायूं क्या था? बाबर का पुत्र था। और बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, तो ये 4 पुत्र थे बाबर के, और इसमें से हुमायूं सबसे बड़ा था। और 30 दिसंबर 1530 को आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया था। ठीक है, और हुमायूं ने अपने भाइयों अस्करी को संभल का, हिंदाल को मेवात और कामरान को काबुल और कंधार दिया था। ठीक है, खुद शासक बन गया था और बाकी तीनों भाइयों को 3 प्रांतों के कार्यभार सौंप दिया था। 1531 ईस्वी में कलिंजर के शासक रुद्रदेव पर हुमायूं ने अपना पहला आक्रमण किया था। ठीक है, अब हुमायूं के जो युद्ध हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है कि हुमायूं के किस किस के साथ में युद्ध हुए हैं। तो पहला युद्ध 1531 में, 1530 में हुमायूं शासक बनता है और 1531 में कलिंजर के शासक रुद्रदेव पर पहला आक्रमण करता है। उसके बाद 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर हुमायूं और महमूद लोदी के बीच युद्ध होता है और इसमें महमूद लोदी की पराजय हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 27 जून 1539 को चौसा नामक स्थान पर हुमायूं और शेर खां के मध्य युद्ध होता है और इसमें हुमायूं पराजित हो जाता है और यह भाग जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर 15 वर्षों तक हुमायूं 1540 में भारत छोड़कर चला गया और इसके बाद फिर 1555 में वापस आएगा और फिर से भारत पर अपना शासन प्रारंभ करेगा। ठीक है, और इसके बाद से फिर मुगल काल कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो 1539 में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं और शेर खां के मध्य युद्ध होता है और इसमें हुमायूं पराजित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 1540 ईस्वी में हुमायूं अपने भाई हिंदाल और अस्करी की सहायता से बिलग्राम को जीतना चाहता है और फिर से एक युद्ध होता है जिसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाता है और इसके बाद शेरशाह सूरी का नाम था। तो शेरशाह सूरी आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और इसके बाद हुमायूं सिंध से ईरान के शाह के पास चला जाता है। ठीक है, तो हुमायूं फिर भारत से बाहर चला जाता है और निर्वासन के दौरान, ठीक है, जब हुमायूं भारत से गया तो इस दौरान हुमायूं काबुल में रहा और 1545 में हुमायूं ने कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया और 1555 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है,
और 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में अफगानों की पराजय होती है और सरहिंद के युद्ध के बाद हुमायूं फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद फाइनली हुमायूं भारत से चला जाता है 1540 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध। और इसके बाद 1555 ईस्वी में वापस से सरहिंद युद्ध के बाद हुमायूं भारत में वापस आता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो 15 वर्षों का ड्यूरेशन रहा जिसमें हुमायूं का शासन नहीं रहा दिल्ली में। और 1556 ईस्वी में 1555 में बैठा और 1556 ईस्वी में हुमायूं अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया और सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। इस पुस्तकालय का नाम था दीन पनाह। ठीक है, तो 1556 में दीन पनाह की पुस्तकालय सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब ये जो 15 साल का ड्यूरेशन रहा था इसमें किसका शासन रहा था। तो इसमें शेर शाह सूरी का शासन रहा था, जिसको दूसरे शेर खां के नाम से भी जाना जाता था। तो शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी के मध्य आते हैं और भारत में यह सूर राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जब से सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई है तब से मुस्लिम शासकों का ही शासन रहा था। ठीक है, और इसी के कंटिन्यूएशन में शेर शाह सूरी आता है। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। ठीक है, फरीद खां था और बिलग्राम के युद्ध में विजय प्राप्त करके 1540 में यह दिल्ली का शासक बन जाता है और इसने द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो दूसरे अफगान वंश की स्थापना की थी शेर शाह सूरी ने। अब कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि पहले अफगान वंश की स्थापना सल्तनत काल में किस वंश ने की थी। पहले भी मैंने एक लेक्चर में पूछा था, लोगों ने कमेंट नहीं किया, तो कमेंट करा करिए आप दोनों तरफ से। जब आप क्वेश्चन के आंसर करेंगे तभी पढ़ाने में भी मज़ा आता है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है जब। तो बताइए कि पहले अफगान वंश की स्थापना किस वंश ने की थी भारत में। और शेर शाह ने 1542 में मालवा पर अधिकार किया और 1543 में रायसीन पर आक्रमण किया था। और शेर शाह ने रायसीन के आक्रमण में के समय धोखे से राजपूत शासक पूरनमल को मार डाला था। ठीक है, और 1544 में शेर शाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में मालदेव पर आक्रमण में राजपूत सरदार जयता और कुंपा ने वीरता का प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो जयता और कुंपा का नाम किस युद्ध से संबंधित है? यह है मारवाड़ युद्ध से संबंधित, 1544 ईस्वी में मारवाड़ युद्ध। ठीक है, और नेक्स्ट 1545 में शेर शाह ने अंतिम अभियान कालिंजर का किया था और इस अभियान के दौरान तोप से घायल होने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और मृत्यु के बाद शेर शाह को बिहार के सासाराम में दफनाया गया था। तो सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। और प्रशासन देख लेते हैं, तो शेर शाह सूरी अपने प्रशासन के लिए जाना जाता है क्योंकि इसने बहुत ही सुचारू प्रशासन की स्थापना की थी भारत में। तो कृषकों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। ठीक है, और दिल्ली का पुराना किला का वर्तमान स्वरूप शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में करवाया था। और शेर शाह सूरी का जो किला है यह नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे प्राचीन दीन पनाह नगर का आंतरिक किला है। ठीक है, और दिल्ली के पुराने किले का निर्माण कराया था हुमायूं ने और इस किले के भीतर किलाए कोहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, तो दिल्ली के पुराना किला हुमायूं के द्वारा निर्मित और पुराने किले के अंदर किलाए कोहना मस्जिद, यह शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित।
नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे और शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन का था और तांबे का दाम 380 ग्रेन का था। ठीक है, तो चांदी का रुपया और तांबे का दाम, और दोनों के ग्रेन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इसका पुत्र जलाल खां शासक बनता है और फिर इसके बाद हुमायूं भारत पर आक्रमण करता है और सूर्यवंश को हराकर फिर भारत में मुगल वंश की पुनर्स्थापना करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अकबर। अकबर 1551 से 1605 ईस्वी के मध्य में भारत पर अकबर का शासन रहा था। ठीक है, अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीर साल के महल में। ठीक है, तो ये वही ड्यूरेशन था जब हुमायूं भारत से बाहर निवास कर रहा था। तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म, और कहां पर? राजा वीर साल के महल में। माता का नाम था अकबर का हमीदा बानो, और हुमायूं के बाद आप देख रहे होंगे कि हुमायूं की जो मृत्यु होती है वो होती है 1555 ईस्वी में। ठीक है, पार्डन 1545 ईस्वी में। ठीक है, 1545 के बाद अकबर बन रहा है 1551 ईस्वी में शासक। तो ये 6 साल क्या थे? तो 6 साल में अकबर जो था वो अल्पायु का था। ठीक है, तो हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके संरक्षक बैरम खान ने फरवरी 1556 में अकबर का राज्याभिषेक कर दिया था। ठीक है, और हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली पर दोबारा से सूर्यवंश आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो अकबर की राज्याभिषेक के बाद भी हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और इसके बाद होता है नेक्स्ट पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो नवंबर 1556 में अकबर और हेमू की सेनाओं के बीच होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध, और इसमें हेमू की पराजय हो जाती है। ठीक है, और अकबर दिल्ली का शासक बन जाता है। हुमायूं ने बैरम खां को अकबर का संरक्षण नियुक्त किया था और 1556 से 60 ईस्वी तक बैरम खान ने एक तरह से इनडायरेक्टली शासन चलाया था। ठीक है, और बैरम खां के संरक्षण में ही पानीपत के द्वितीय युद्ध की विजय हुई थी और ग्वालियर, जौनपुर और चुनार को जीता गया था, और बैरम खान को खाने खाना की उपाधि से संबोधित किया गया था। ठीक है, सम्मानित किया गया था। और इसके बाद 1563 ईस्वी में मक्का यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, मतलब बैरम खां की हत्या कर दी जाती है, और ये हत्या किसी पुरानी रंजिश के चलते मुबारक खान द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, तो 1563 ईस्वी में गुजरात में बैरम खान की हत्या, और बैरम खान को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब नेक्स्ट हम राजनीतिक अभियान देख लेते हैं। तो राजनीतिक अभियान में अकबर ने 1561-62 में मालवा पर आक्रमण किया, और मालवा पर बाज बहादुर का शासन था इस समय। ठीक है, नेक्स्ट अकबर ने एक नीति चलाई थी, राजपूतों के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंध की नीति, और इस तरह से एक तरह से राजपूतों से विवाह संबंध स्थापित करके इसने राजपूत राज्यों को अपने अधीन करने की नीति अपनाई थी। तो अकबर ने सबसे पहले कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और आमेर के राजा भारमल ने राजपूत शासकों में सबसे पहले अधीनता स्वीकार करी थी। 1562 में मेड़ता के दुर्ग पर अकबर ने अधिकार किया। 1567 में अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का अभियान किया था। ठीक है, और 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर मुगलों द्वारा अधिकार कर लिया गया था।
ठीक है, तो ये कुछ प्रारंभिक युद्ध है अकबर के, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अकबर का हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी के युद्ध से रिलेटेड है कि 1527 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि मेवाड़ नहीं, हमने मालवा देखा है। हाँ, मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है महाराणा प्रताप। ठीक है, और महाराणा प्रताप जो था एक तरह से राष्ट्र प्रेमी शासक रहा है। ठीक है, तो कई वीर गाथाएं भी प्रचलित है महाराणा प्रताप की। तो इसने अकबर का अपोज करना शुरू किया। ठीक है, और महाराणा प्रताप ने उदयपुर के बाद मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दी। ठीक है, जो कि ज्यादा सेफर जोन में थी। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई होती है और इसमें महाराणा प्रताप की पराजय हो जाती है। लेकिन पराजय के बाद भी महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था आसफ खां और मान सिंह ने, और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया था हकीम खां सूर और भीलों की संयुक्त सेना ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच? अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में। नेक्स्ट गुजरात अभियान देख लेते हैं अकबर का। तो अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था और गुजरात आक्रमण के समय शासक था मुजफ्फर शाह तृतीय। ठीक है, और गुजरात की गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। और बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था फतेहपुर सीकरी ने। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। और गुजरात विजय के दौरान अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था और पुर्तगालियों से मुलाकात भी की थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और दक्षिण विजय के बाद अकबर ने बादशाह की पदवी धारण कर ली थी। ठीक है, ये एक फैक्ट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था। तो अकबर ने प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत दशमलव पद्धति पर आधारित मनसबदारी व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, तो मनसबदारी व्यवस्था बहुत ही अनोखी व्यवस्था थी अकबर के समय की, और अकबर की धार्मिक नीति सुलह कुल की नीति पर आधारित थी। ठीक है, अकबर से रिलेटेड बहुत ही ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी थी अकबर द्वारा। ठीक है, जजिया कर। और 1564 ईस्वी में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। ठीक है, जजिया कर पर रोक लगा दी थी। तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त और 64 में जजिया कर। नेक्स्ट 1575 में इबादत खाना का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। और इबादत खाना मतलब जहां पर धार्मिक चर्चाएं होती थी। ठीक है, तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को, थर्सडे के दिन धार्मिक चर्चा का आयोजन किया जाता था। तो एक तरह से रिलीजियस डिबेट की जगह थी इबादत खाना। ठीक है, पूजा की जगह नहीं थी, डिबेट की जगह थी। नेक्स्ट अकबर ने 1582 ईस्वी में एक नया धर्म चलाया था जिसे दीने इलाही कहा गया था। ठीक है, तो अकबर ने दीने इलाही धर्म की स्थापना की थी और अकबर ने इसमें सभी धर्मों का एक तरह से मिक्सचर डाला था। और दीने इलाही एक विचार पद्धति थी और सिर्फ बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है कि दीने इलाही को बीरबल ने स्वीकार किया था सबसे पहले। और 1573-74 में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया था। अब ये बताइए कि अकबर ने इसका पुनः प्रचलन किया था घोड़ों को दागने का, तो सल्तनत काल का ऐसा कौन सा शासक था जिसने पहली बार घोड़ों को दागने की प्रथा का
प्रथा की शुरुआत की थी? ये कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन संगठित किए थे, ठीक है, तो ये भी फैक्ट है। नेक्स्ट है कि अकबर ने विवाह की आयु निश्चित कर दी थी। तो लड़कों की विवाह की आयु 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष की आयु निर्धारित कर दी थी, और लड़कियां अपनी मर्जी से भी, स्वयं की इच्छा से भी विवाह करने के लिए स्वतंत्र थी। नेक्स्ट, अकबर ने आज्ञा दी थी कि एक आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो, और उसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिया था और सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, ठीक है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा पर रोक यह अकबर के आज्ञा के अंतर्गत आता है। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि सभी को फॉलो करना है, ठीक है, आज्ञा थी, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी कंटिन्यू हो रही थी सभी चीजें। नेक्स्ट है कि अकबर के शासन काल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन था, ठीक है, प्रचलन हुआ, और 1580 ईस्वी में आईने दहसाला व्यवस्था को अमल में लाया गया, ठीक है। आईने दहसाला यह अकबर की शुरू की गई एक व्यवस्था थी। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में 9 विद्वान रहा करते थे, 9 दरबारी थे जिनको नवरत्न के नाम से जाना जाता था। तो नवरत्न में कौन कौन से थे? तो इन 9 दरबारियों के नाम थे, पहला तो आता है बीरबल, ठीक है, बीरबल कुशल वक्ता थे, कहानीकार और कवि थे। दूसरा अबुल फजल, अबुल फजल रचनाकार थे, और इन्होंने, अबुल फजल ने आईने अकबरी, अकबरनामा नामक पुस्तकों की रचना की, ठीक है। आईने अकबरी और अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। तीसरा नवरत्न थे अकबर के टोडरमल। टोडरमल ने भूमि संबंधी सुधार कार्य किए थे अकबर के शासनकाल में। तानसेन संगीत के महारथी थे, ठीक है, संगीत सम्राट कहा जाता है इनको। मान सिंह कछवाहा राजपूत थे, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खान का पुत्र था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट 8वें नंबर पे आते हैं मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा अकबर का सलाहकार था, और हकीम हुकाम यह रसोई घर का प्रधान था, ठीक है। तो ये अकबर के 9 रत्न थे, इनके नाम याद रखिएगा और इनके द्वारा किए गए विशेष कार्य भी। नेक्स्ट अन्य फैक्ट देख लेते हैं हम अकबर से रिलेटेड। तो अकबर इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट का समकालीन था, और हरि विजय सूरी जैन साधु था जो कि अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा था, और इसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 1522 में ईस्वी में अकबर ने इन्हें जैन सिद्धांतों को समझने के लिए बुलाया था, ठीक है। तो 1582 में अकबर ने जैन सिद्धांतों को समझने के लिए हरिविजय सूरी जैन साधु को अपने दरबार में बुलाया था। नेक्स्ट है कि अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना भी कराई थी अपने शासनकाल में, जिसमें कि भारतीय पुस्तकों का अनुवाद किया जाता था फारसी भाषा में, ठीक है। तो इसमें महाभारत का अनुवाद कराया था रज्मनामा के नाम से, ठीक है, रज्मनामा के नाम से महाभारत का अनुवाद किया गया था, और यह अनुवाद किया गया था फैजी के निर्देशन में नकीब खां बदायूनी आदि के सम्मिलित प्रयासों से, ठीक है। और बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का, और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। तो एक तरह से भारतीय
ग्रंथों को और भारतीय साहित्य को समझने के लिए, मतलब भारत पे शासन करना है तो भारत को समझना पड़ेगा, भारत के इतिहास को समझना पड़ेगा, और इतिहास को समझने का स्रोत क्या है? साहित्य है। तो साहित्य को उन्होंने फारसी भाषा में कन्वर्ट करवाया था अपने दरबारियों से, ठीक है। अपने मतलब एक सेपरेट विभाग की स्थापना की थी और उसमें जो महाकाव्य हैं उनका अनुवाद कराया था। नेक्स्ट, अकबर का मकबरा, यह सिकंदराबाद नामक गांव में स्थित है और इसे सिकंदरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था, ठीक है। और अकबर ने इसका नाम बहिश्ताबाद रख दिया था। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण कराया था। और फतेहपुर सीकरी में और किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का, ठीक है। और 1580 में जौनपुर से काजी ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। और भारत में एक तरह से अकबर को ही मुगल शासन का संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अकबर के समय में मुगल साम्राज्य का राज्य विस्तार बहुत अधिक मात्रा में हुआ था और बहुत लंबे ड्यूरेशन तक फिर अकबर के बाद भी मुगल साम्राज्य का शासन भारत में चलता रहा, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था कि बाबर के बाद हुमायूं आया था, लेकिन हुमायूं का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही कम ड्यूरेशन का था, ठीक है। और फिर बीच में 15 साल का ब्रेक हो गया, फिर 1 साल के लिए आया। लेकिन अकबर के बाद से फिर मुगल साम्राज्य का विस्तार भी होता चला गया और मुगल साम्राज्य कंटिन्यू कई वर्षों तक शासन भी करता रहा, ठीक है। तो वास्तविक संस्थापक भारत में अकबर था मुगल शासन का, और संस्थापक कौन था? बाबर था, ठीक है। नेक्स्ट, अकबर के बाद आता है जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी के मध्य रहा। और जहांगीर का जन्म हुआ था अगस्त 1569 ईस्वी में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, ठीक है। और माता का नाम था मरियम उजमानी। जहांगीर का माता का नाम था मरियम उजवानी और इसका जहांगीर का नाम था, निकनेम एक तरह से बोल दीजिए, सलीम, ठीक है। और अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से मुगल साम्राज्य का शासक बना था। और जहांगीर के गद्दी पर बैठने के बाद खुसरो ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। खुसरो भाई था जहांगीर का और इसने विद्रोह कर दिया था। और खुसरो ने विद्रोह किया था मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका के समर्थन से, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहांगीर के बारे में कि जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को खुसरो को समर्थन देने के कारण मौत के घाट उतार दिया था, ठीक है। तो खुसरो जो कि जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर रहा था, उसे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने समर्थन दिया था और इस कारण से जहांगीर ने उसकी हत्या करवा दी थी। और जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां, ठीक है। नूरजहां, और इनडायरेक्टली एक तरह से जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां ही शासन करती थी, ठीक है। तो जो एक तरह से बैकअप बोलते हैं कि शासक को पूरा बैकअप प्रोवाइड करती थी नूरजहां। और विवाह हुआ था 1611 ईस्वी में नूरजहां का जहांगीर के साथ में। और 1605 से 1611 ईस्वी के मध्य में मेवाड़ में जहांगीर ने सैनिक अभियान चलाए थे और 1615 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और इसके बाद खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1620 ईस्वी में जहांगीर ने कांगड़ा दुर्ग का अभियान किया था और 4 महीने की घेराबंदी के बाद कांगड़ा की सेना ने
आत्मसमर्पण कर दिया था। कांगड़ा विजय में अकबर भी असफल रहा था। ठीक है, तो अकबर असफल रहा था, लेकिन 1620 में जहांगीर ने कांगड़ा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, ठीक है, ब्रिटिश थे ये दोनों, ये जहांगीर के दरबार में आए थे व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए, और हॉकिंस 1608 ईस्वी में सूरत आया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि हॉकिंस जहांगीर से आगरे के किले में मिला था और फारसी में बात की थी, और कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है, इंग्लिश खान की उपाधि दी थी कैप्टन हॉकिंस को। टॉमस रो 1615 में जेम्स प्रथम ने भेजा था। ठीक है, तो इंग्लैंड का शासक था जेम्स प्रथम, इसने 1615 में सर टॉमस रो को भेजा था, और टॉमस रो ने सूरत में व्यापार करने के लिए फरमान लिया था जहांगीर से। ठीक है, नेक्स्ट, जहांगीर के शासनकाल में ही फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने भारत की यात्रा की थी, और नवंबर 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी भीमवार नामक स्थान पर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था, लाहौर के निकट शहादरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे। ठीक है, दफनाया गया था। और जहांगीर की आत्मकथा फारसी में लिखी गई थी, और इसका नाम तुजुके जहांगीरी था। ठीक है, तुजुके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा, यह फारसी भाषा में, और इसमें जहांगीर ने अपने गुण और दोषों के बारे में बताया है। नेक्स्ट, कुछ अन्य प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। तो जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने एक नूरजहां गुट का निर्माण किया था। ठीक है, नूरजहां गुट में कौन कौन थे, तो इसमें एतमादुद्दौला जो कि नूरजहां के पिता थे, असमत बेगम, आसफ खां और शहजादा खुर्रम शामिल था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और 1605 ईस्वी में आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, और इसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी अपने राज्याभिषेक के बाद में। और जहांगीर ने, जैसे कि हम देख रहे थे कि अकबर की मृत्यु के बाद इसके पुत्रों में विद्रोह हो गया था, तो दो गुट बन गए थे। जहांगीर ने इसमें अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए थे, और इसमें से अबुल फजल का हत्यारा बुंदेला सरकार वीर सिंह देव भी था। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जहांगीर के बाद आता है शाहजहां, जो कि जहांगीर का पुत्र था। शाहजहां का शासन रहा 1627 से 1658 ईस्वी के मध्य में, और शाहजहां का जन्म हुआ था लाहौर में 1592 ईस्वी में। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक है, और शाहजहां ने खुर्रम को जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि खुर्रम शाहजहां का नाम था। ठीक है, और जहांगीर का नाम क्या था, सलीम नाम था। और शाहजहां का विवाह हुआ था मुमताज महल से, और इसी मुमताज महल की स्मृति में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। अब हम शाहजहां के प्रमुख अभियान देख लेते हैं। तो 1628 ईस्वी में बुंदेला सरदार जुझर सिंह के नेतृत्व में बुंदेलों ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, और शाहजहां के शासनकाल में अफगान सूबेदार खाने जहां लोदी ने विद्रोह किया था, और 1631 में खाने जहां लोदी मारा गया था। नेक्स्ट है कि 1633 में शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में अहमदनगर पर जीत हासिल की थी। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि मुगलों का जो साम्राज्य विस्तार है वो दक्षिण की तरफ बढ़ता गया। ठीक है, तो शाहजहां ने अहमदनगर पर विजय हासिल कर ली, और 1636 ईस्वी में
गोलकुंडा के शासक शेख अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मुगलों से संधि कर ली थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है शाहजहां के बारे में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कविंद्राचार्य सरस्वती को शाहजहां ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, और कविंद्राचार्य सरस्वती की सिफारिश पर बनारस तथा इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त हो गया था। ठीक है, तो कविंद्राचार्य के एक तरह से परामर्श से या निवेदन पर शाहजहां ने इलाहाबाद और बनारस पर तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। और शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि अबू जली कलीम या अबुल जही को राजकवि नियुक्त किया था। ठीक है, तो शाहजहां का राजकवि कौन था? यह कलीम था। ठीक है, जिसे अबू जली के नाम से भी जाना जाता है। और शाहजहां अपने स्थापत्य कला के निर्माण के लिए जाना जाता है। तो शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और शाहजहां के काल में एक तरह से स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। ठीक है, 1628 में शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था और शाहजहां ने आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। ठीक है, तो इससे पहले जहांगीर तक राजधानी क्या हुआ करती थी? आगरा हुआ करती थी, लेकिन शाहजहां ने इसे स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया था और शाहजहानाबाद नगर बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि जामा मस्जिद के अलावा दिल्ली में लाल किला का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और शाहजहां ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया था। और शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने शीर्षे अकबर शीर्षक के तहत उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था। ठीक है, और शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, दारा शिकोह कौन था? यह शाहजहां का पुत्र था और इसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। और दारा शिकोह को मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने औरंगजेब के सरदारों को सौंप दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, औरंगजेब ने एक विशेष न्याय समिति गठित की थी। इसने दारा को विधर्मी घोषित किया था और मृत्युदंड दे दिया था। और 1659 ईस्वी में दारा का कत्ल कर दिया गया और उसके सिर को आगरा के ताजमहल परिसर में तथा धड़ को हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया था। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, ये याद रखिएगा। और शाहजहां ने सिजदा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, सिजदा को समाप्त कर दिया था शाहजहां ने, जिसका प्रारंभ करवाया था बलबन ने। ठीक है, सिजदा और पाबोस दो प्रथाएं चलाई थी बलबन ने, इसमें से सिजदा को शाहजहां ने खत्म कर दिया था। ठीक है, समाप्त कर दिया। नेक्स्ट आता है शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब का समय काल रहा 1658 से 1707 ईस्वी के मध्य में। और औरंगजेब का जन्म हुआ था 1638 में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से। ठीक है, तो मुमताज महल का पुत्र था औरंगजेब। और औरंगजेब का विवाह हुआ था शाहनवाज की पुत्री दिलरास बानो बेगम। ठीक है, जिसे राबिया बीवी के नाम से भी जाना जाता है। तो दिलरास बानो बेगम से औरंगजेब का विवाह, और औरंगजेब की पुत्री का नाम था मेहरुन्निसा। ठीक है, और औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ठीक है, पहला राज्याभिषेक हुआ था दिल्ली में 21 जुलाई 1658 को और दूसरा राज्याभिषेक हुआ था 5 जून 1659 को।
ठीक है, तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का। और व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण ये मुस्लिम धर्म का एक तरह से कट्टर अनुयायी माना जाता है औरंगजेब। तो इस कारण से औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो रूढ़िवादी मुस्लिम परंपराओं का पालन करने के कारण इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना गया। अब हम देख लेते हैं औरंगजेब के प्रमुख अभियान। तो औरंगजेब के प्रमुख अभियानों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दक्षिण विजय। तो हमने देखा था कि शाहजहां के शासनकाल में गोलकुंडा तक मुगलों का एक तरह से शासन पहुंच गया था। इसके बाद फिर औरंगजेब जब आया तो उसने दक्षिण की ओर फिर से अपना प्रसार करना शुरू करा। तो दक्षिण विजय का कारण था 1657 ईस्वी की संधि का उल्लंघन किया जाना और बीजापुर द्वारा 1 करोड़ प्रतिवर्ष ना देना। ठीक है, तो 1700 और 1657 की संधि का उल्लंघन और 1 करोड़ जो बीजापुर को प्रतिवर्ष देना था वो ना दिए जाने के कारण दक्षिण पर आक्रमण किया गया और बीजापुर ने शिवाजी की मदद की थी। ठीक है, और गोलकुंडा ने मुगलों के विरुद्ध बीजापुर की मदद की थी। और दक्षिण अभियान में नेतृत्व का क्रम जो था वो था शाइस्ता खां, जय सिंह, मुअज्जम बहादुर खां, शाह आलम और औरंगजेब। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है दक्षिण विजय से संबंधित, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बीजापुर। बीजापुर पर आक्रमण हुआ था 1656 की संधि पूर्ण ना कर पाने के आरोप में और जय सिंह के नेतृत्व में यह आक्रमण किया गया था। ठीक है, और जय सिंह ने पुरंदर की संधि जो कि 1665 ईस्वी में साइन हुई थी, पुरंदर की संधि के तहत यह आश्वासन ले लिया था कि मुगलों की सहायता करेंगे शिवाजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है गोलकुंडा। गोलकुंडा 1678 ईस्वी तक अब्दुल्ला कुतुब शाह के शासन में रहा था और 1685 ईस्वी में मुअज्जम बख्श खान जहां के नेतृत्व में अभियान भेजा गया था गोलकुंडा में और 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं नेतृत्व संभाला था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा गोलकुंडा से रिलेटेड फैक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है, तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में थे। और औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः शुरू कर दिया था। ठीक है, अब ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि जजिया कर पर रोक किस शासक ने लगाई थी? अभी हमने पढ़ा है, इसी वीडियो में देखा है, तो रोक किस शासक ने लगाई थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और पुनः शुरू कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट है कि जिस तरह से शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था, उसी तरह औरंगजेब ने भी अपनी पत्नी की मकबरे का निर्माण कराया था और इस मकबरे को बीबी का मकबरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बीबी के मकबरे के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ पर स्थापित कराया था? औरंगाबाद में स्थापित कराया था। ठीक है, बीबी का नाम, पत्नी का नाम क्या था? औरंगजेब की रबिया उद दौरानी। ठीक है, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है और इसको एक तरह से ताजमहल की रेप्लिका माना जाता है। ठीक है, ताजमहल की प्रतिकृति माना जाता है। और औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उन जमानी की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और दिल्ली के लाल किले के परिसर के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, तो मोती मस्जिद कहाँ पर? दिल्ली के लाल किले के अंदर। किसके द्वारा निर्मित? औरंगजेब के द्वारा निर्मित। और औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था और इसने मुद्राओं पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था और साथ ही नौरोज त्योहार को मनाना बंद करवा दिया था। ठीक है,
अब ये बताइए कि भारत में नौरोज त्योहार का प्रचलन किस शासक के द्वारा कराया गया था, जो कि सल्तनत काल में शुरू कराया गया था। ठीक है, नौरोज त्योहार पहले से मनाया जा रहा था, लेकिन भारत में सल्तनत काल के एक शासन के द्वारा नौरोज के प्रचलन को बढ़ावा दिया गया था। तो वो कौन सा शासक था? आज बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और सारे क्वेश्चन के आंसर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में दिखने चाहिए, तो पता चलता है कि आप वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने अनेक कई सारे हिंदू मंदिर तोड़वाए थे, क्योंकि उससे ऐसा लगता था कि मंदिर षड्यंत्र के केंद्र बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुगल काल का प्रशासन। तो प्रशासन के संबंध में मुगल सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था मीर बख्शी। ठीक है, मीर बख्शी क्या होता था? सेना का सर्वोच्च अधिकारी। और मीर बख्शी के पास दीवाने आरिज के समस्त अधिकार होते थे। ठीक है, तो जो सल्तनत काल में दीवाने आरिज था, वो मुगल काल में क्या बन गया था? मीर बख्शी बन गया था। और मनसबदारी प्रथा, जो कि अकबर के शासनकाल की महत्वपूर्ण प्रथा थी, मनसबदारी के कारण बख्शी का पद महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम मनसबदारी व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो मनसबदारी एक तरह की प्रशासनिक व्यवस्था थी और अकबर द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। मनसबदारी प्रथा दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है, और इसमें 10 से 5,000 तक मनसब दिए जाते थे मनसबदारों को। तो कई मनसबदारों की नियुक्ति की जाती थी और इनको मनसब नियुक्त किए जाते थे। और मनसबदारी के अंतर्गत 33 वर्ग थे और उन्हें सशर्त पद प्राप्त होते थे। ठीक है, और अकबर ने 1592 ईस्वी में इसका द्विवर्गीकरण कर दिया था और इसे जात और सवार पद से युक्त कर दिया था। ठीक है, तो ये याद करिएगा कि जात और सवार मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत पद थे। और जात क्या होता था? जात व्यक्तिगत पद और वेतन से जुड़ा होता था, और सवार के पास घुड़सवारों की संख्या से जुड़ा होता था। ठीक है, तो जात जो होता था वो पद और वेतन पर आधारित पद था, और सवार था वो घुड़सवारों की संख्या पर आधारित पद था। और मनसबदार को नगद व जागीर दोनों रूपों में ही वेतन पारिश्रमिक दिया जाता था। और मनसब का अर्थ होता है पद या श्रेणी, और मनसबदार का अर्थ ऐसे अधिकारी से होता है जिसे शाही सेना में पद या कोई श्रेणी प्राप्त हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और मुगल काल में भी भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व था, और माल शब्द भी भू राजस्व से ही संबंधित होता था। ठीक है, तो राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व। नेक्स्ट हम पद देख लेते हैं कि मुगल काल के प्रमुख पद कौन कौन से थे। तो पहला नाम आता है मुस्तौफी। मुस्तौफी महालेखाकार होता था। नेक्स्ट मीरे आतिश। मीर का मतलब एक तरह से मंत्री। ठीक है, तो मीरे आतिश होता था तोप खानों का निरीक्षक। आतिश, आतिश जैसे पटाखे होते हैं ना, आतिशबाजी बोलते हैं, तो ये तोप खानों का निरीक्षक था। और दरोगाए डाक, यह डाक का निरीक्षक था। मीरे बर वन अधीक्षक था। मीरे तोजक उत्सवों का प्रबंधक। नाजिरे बयूतात, यह शाही कारखानों के वित्तीय व्यय का पुनरीक्षक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मुगल काल के पद हैं, इनके याद रखिएगा कि कौन सा पद किस विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट हम प्रशासनिक अधिकारी देख लेते हैं मुगल काल के। तो दीवान या वजीर, दीवान या वजीर राजस्व या वित्त विभाग से संबंधित होते थे। मीर बख्शी, मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च अधिकारी। प्रधान काजी, काजी न्यायाधीश। ठीक है, मुहत्सिब होता था सार्वजनिक बाजार नियंत्रक। सद्र उस सद्र, यह होता था धार्मिक मामलों का प्रबंधक। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये सारे भी, और
बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा अधिकारियों के नाम। नेक्स्ट मीरे समा। मीरे समा होता था रसोई का प्रबंधक, ठीक है, शाही महल या रसोई का प्रबंधक मीरे समा। नेक्स्ट हम सैन्य व्यवस्था देख लेते हैं मुगल की। तो सैन्य व्यवस्था के अंग थे मुगल काल में, पहला मनसबदार और उसके सैनिक, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि मनसबों को घुड़सवार सवार के पद भी उपलब्ध दिए जाते थे, ठीक है। तो वो क्या थे, सेना के अंग थे। तो मनसबदार और उसके सैनिक। दूसरा अहदी सैनिक, जो कि बादशाह के सैनिक रहते थे, ठीक है। तीसरे दाखिली सैनिक, जो कि मनसबदारों की सेवा में सैनिक रहते थे, ठीक है। तो ये थे सैन्य व्यवस्था के अंग। और मुगल सेना 5 भागों में विभक्त होती थी। पहली तो पैदल, दूसरी घुड़सवार, तीसरी तोपखाना, चौथी हाथी और 5वीं नौसेना, ठीक है। तो मुगलों के पास अपनी नौसेना भी थी, ये याद रखिएगा। तो पैदल, घुड़सवार, तोप, हाथी और नौसेना, ठीक है। ये मुगलों की सेना के 5 भाग थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुगल की स्थापत्य कला। तो अलग अलग शासकों के समय में अलग अलग इमारतों का निर्माण कराया गया था मुगल काल में। तो बाबर के काल में हुआ था पानीपत की काबुली जामा मस्जिद का निर्माण, संभल की जामा मस्जिद, आगरा का आरामबाग और अयोध्या की बाबरी मस्जिद, ठीक है। तो ये 4 स्थापत्य कला बाबर से रिलेटेड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अकबर आता है। तो अकबर के काल में हुमायूं का मकबरा, ठीक है, आगरा का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद का किला और पंचमहल का निर्माण कराया गया, ठीक है। अकबर से रिलेटेड ये प्रमुख स्थापत्य हैं। नेक्स्ट शाहजहां का काल। शाहजहां के समय पर दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया, ताजमहल का निर्माण, और शाहजहां का काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट हम साहित्य देख लेते हैं मुगल काल के। तो साहित्य में सबसे पहले बाबर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा तुझके बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई। हुमायूं से रिलेटेड रचना थी हुमायूं नामा, ठीक है। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने, और अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, तो ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट हम अन्य साहित्य देख लेते हैं मुगल काल के और इनके रचनाकार। तो तारीख रशीदी के रचनाकार मिर्जा हैदर दुगलक, तारीख शाही के रचनाकार अहमद यादगार, तारीख अकबरी आरिफ कंधारी, तारीख अल्फी मुल्ला दाऊद, तवाकत अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई। तुझुके जहांगीरी जहांगीर के द्वारा, चहार चमन यह चंद्रभान के द्वारा, मासिरे आलमगीर शाकी मुस्तफ़ा खां के द्वारा, मुतखब उल लुबाब हफ़ी खां के द्वारा, फतवाहे आलमगीर ईश्वरदास के द्वारा, नुस्खे दिलखुशा भीमसेन के द्वारा, मुंतखब उत तवारीख बदायूनी के द्वारा, और वाक़यात आलमगीरी आकिल खान के द्वारा, और आलमगीर नामा लिखी गई मोहम्मद काजिम शिराजी के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गए मुगल काल के जो मुगल काल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इनको हमने आज के वीडियो में ख़त्म कर लिया। अब कल की क्लास में हम सिख संप्रदाय, मराठा साम्राज्य और उत्तर मुगल काल के बारे में फिर कंटिन्यू करेंगे। और कल की क्लास जो रहेगी वो इस क्रैश कोर्स सीरीज़ की लास्ट क्लास रहेगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा।